परेशानी आती है एट लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। जैसे मेरे एक सीनियर थे, उनको गायनी मिला। आपको क्या लगता है गायनी ब्रांच अच्छी नहीं होती? टॉप ब्रांच होती है, जो टॉप रैंकर्स होते हैं, खासकर अगर गर्ल्स होती हैं उनके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर यही ब्रांच एक बॉय को मिल जाए, एक लड़के को मिल जाए, तो जाहिर सी बात है फिर चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। इस तरह अगर मैं एक और उदाहरण आपको दूँ कि लोग अक्सर कहते हैं कि भाई मौलिक सिद्धांत उठा लो। अक्सर कई लोगों को सलाह मिलती है, मैंने देखा है टॉपर्स को मौलिक सिद्धांत उठाते हुए, और ऐसी वैसी जगह नहीं, BHU में देखा है, जामनगर में देखा है, NIE में देखा है। तो टॉपर्स जाके मौलिक सिद्धांत उठा लेते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो खुश रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाद में बड़ा फ्रस्ट्रेट फील करते हैं कि अरे मैं तो नॉन क्लिनिकल ब्रांच में आ गया। अब ये अपने आप में एक अलग डिबेट का विषय है कि आयुर्वेद में क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल इस तरह का डिवीजन होता है या नहीं होता है। खैर, हम लोग ये सुनते थे कि अगर आप चने बेचने का काम भी करते हो और उसमें आप बेस्ट हो, मतलब आपसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता, तो वो काम बेस्ट है। कहने का मतलब ये है कि ब्रांचेस हाँ अच्छी बुरी तो नहीं होती, वो आपका इंटरेस्ट और आपका काम है, आप कैसे वहाँ काम करते हो। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया तो लिया ही जा सकता है कि हाँ मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो उसी इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे इन सेशंस के अंदर। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर निरंक और मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि अब जब PG का एग्जाम हो चुका है तो आपको किस ब्रांच को चूज करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे, भले ही डिवीजन को आप ना मानो, लेकिन हम एक काम करते हैं, क्लिनिकल को एक अलग साइड रख देते हैं और नॉन क्लिनिकल को अलग साइड रख देते हैं। तो क्लिनिकल की जब बात करते हैं तो पहली ब्रांच जिसके बारे में बात होना बनता है वो आती है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा एक ऐसी ब्रांच है जो सदाबहार रही है। हमेशा लोगों ने कहा कि यहाँ बड़ा सैचुरेशन है, लेकिन इसके बाद भी आज भी हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा टॉप पर उठने वाली ब्रांचेस में सर्जरी, काय चिकित्सा और गायनी, और इसके बाद मैं मानता हूँ मौलिक सिद्धांत। ये 3-4 ब्रांच ऐसी हैं जो हमेशा टॉप पर उठाई जाती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या अच्छी चीज़ें हैं इस ब्रांच के अंदर और क्या गलत चीज़ें हैं, क्या समय के साथ बदलाव आया, उस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लोगों का पहला जो एम होता है PG करने का वो कहीं ना कहीं ये होता है कि करियर का थोड़ा सा पार्ट सेफ हो जाए। एटलीस्ट आप ये अश्योर हो कि हाँ मैं अपनी फैमिली को एक सपोर्ट सिस्टम दे सकता हूँ, कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। ये भी एक ज़रूरी एस्पेक्ट है। तो इसकी बात कर तो 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद होता है रीडर या कह लो एसोसिएट प्रोफेसर, और उसके बाद होता है प्रोफेसर। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह कॉलेज में ज्वाइन करते हो, जिसके 5 साल के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हो, और उसके 10 साल के बाद, यानी ओवरऑल जब आपकी जर्नी 10 साल की हो जाती है, उसके बाद आप प्रोफेसर के पद पर पहुंच जाते हो। अगर हम बात करें कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप PG करने के बाद, तो सैलरी बेटा स्टार्ट होती है कहीं 60,000 से 70,000 के बीच असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब उसमें भी मायने रखता है, सपोज करो कि एक अच्छा कॉलेज है, वेल एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है, कॉलेज अच्छा करना चाहता है, तो वो अच्छी सैलरी आपको हैंड्स अमाउंट ऑफर करेगा। इसके बाद आप किस कॉलेज से आए हो, तो कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे बिल्कुल फ्रॉड कॉलेज हैं, आपको PG के टाइम फंसा लेंगे। उस बारे में हम एक अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ इतना ही रखेंगे ब्रांचेस के बारे में। तो अगर आप अच्छे कॉलेज से करके आए हो, मसलन मान लेते हैं अगर आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट से करके आए हो और आपको खुद को अपनी परवाह है, आप अपनी केयर करते हो, आप खुद को इंपॉर्टेंस देते हो, अपने इंस्टीट्यूट को इंपॉर्टेंस देते हो, तो आपको बिल्कुल फाइट भी करना चाहिए। और कॉलेज वाला भी एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ आपको कहीं इन बिटवीन 60 से ऊपर और 70 तक कहीं वो आपको पे करेगा। अब इसमें भी कुछ और पर्क्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। पहला आता है कि जब आप कॉलेज में बात करने जाते हो तो आप बात करोगे अपने रहने के लिए, आप रेजिडेंस की बात करोगे कि मुझे वो भी चाहिए, तो मिलता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे खासकर, तो उनके लिए अगर अक्सर ऐसा होता है ना कि जो कॉलेजेस होते हैं उनकी सिर्फ एक यूनिट नहीं चल रही होती है आयुर्वेद की, उनके अपने और भी कॉलेजेस होते हैं। मसलन MBA कॉलेजेस चल रहे होते हैं या फिर इंटर कॉलेज चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपके बच्चों को ईजिली एडमिशन मिल जाता है, जहाँ फीस कई बार पूरी तरह छोड़ दी जाती है या फिर 50% या 25% आपको छोड़ दिया जाता है फीस के अंदर। तो ये भी एक एक्स्ट्रा पर्क है। तीसरा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो और सिंगल हो या फिर, तो कई बार ये सुविधा भी दी जाती है कि आपको जो खाना है, कहने का मतलब आपकी फूडिंग जो है वो पूरा का पूरा स्पॉन्सर होता है कॉलेज की तरफ से। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिन पे आप बार्गेन कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट ये 60 से 70 वाला जो क्लोज है इस पे आपको जरूर स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा नहीं करते हो तो बाकी लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हो, उनके लिए भी आप ये चीज़ सेट कर रहे हो। दूसरी चीज़ आती है, इसके बाद आप हो जाते हो रीडर। रीडर बनने में आपकी यही सैलरी हो जाती है लगभग 90,000 से लेकर 1,10,000। अगेन यहाँ वेरी करता है।
ये सिर्फ काय चिकित्सा की बात कर रहा हूँ, हर ब्रांच की हम बात सेपरेट ही करेंगे। देखो ये होता है कि काय चिकित्सा में जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, उस समय रियलिटी में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन होता है, क्योंकि काय चिकित्सा की सीट लाने के लिए कॉलेज को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने होते। हॉस्पिटल पहले से रन कर रहा होता है, थोड़ी बहुत मेडिकल फैसिलिटीज़ जैसे कि जाँचें होना वही अवेलेबल होती हैं, तो बड़ी आसानी से एक ब्रांच आपको मिल जाती है काय चिकित्सा जिसमें आप पीजी करा सकते हो। लेकिन परेशानी वहाँ आती है जब ये मार्केट में जब बहुत सारे लोग एकदम से आते हैं ना, तो पीजी जब इतने सारे आते हैं काय चिकित्सा के, तो नो डाउट आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कॉलेज में जाओगे और आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल अगर नहीं हो, अपने कॉलेज से बहुत स्ट्रांग नहीं हो, तब आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। कई बार लोग 50 से 60 हज़ार वाले कॉलम में भी यहाँ कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट की ओर जाते हो, तो आपकी सैलरी एकदम से बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में हाइक करना शुरू कर जाती है। उसका रीज़न ये है कि काय चिकित्सा जो है इसकी अलाइड ब्रांचेस बहुत सारी हैं। मसलन आप फिजियोलॉजी, रोग निदान, पंचकर्म, है ना, तो कई सारी ब्रांचेस में जा सकते हो। काय चिकित्सा में भी डिवीज़न किए गए, अब तो मनोरोग की ब्रांच एक अलग कर दी गई है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि काय चिकित्सा के जो लोग होते हैं ना, अक्सर मेडिकल ऑफिसर जैसे एग्जाम में इनको प्रायोरिटी मिलती है। क्यों मिलती है भाई? आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करके आए हो तो ये तो तय बात है कि आप एग्जाम तो निकाल ही लोगे, इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे अगर एग्जाम है तो। इंटरव्यू पहुंच गए, अब क्योंकि ये हमेशा क्लिनिकल पार्ट से जुड़े होते हैं और वहाँ जो इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं वो अक्सर पेशेंट ओरिएंटेड ही होते हैं, तो उनके सवाल जो जवाब होते हैं वो आसानी से ही लोग दे के ले जाते हैं। इसीलिए ये लोग मेडिकल ऑफिसर या इस तरह की पोस्ट जो होती हैं वहाँ भी आसानी से पहुँच जाते हैं। तो आप देखोगे ओवरऑल वो लोग जो एसोसिएट बनते हैं वो काफ़ी कम होते हैं इन कंपैरिजन टू दोज दे हु वर इनिशियली देयर फॉर गेटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। तो ये एक मेजर डिफरेंस आता है। इसके बाद भी आप देखोगे एसोसिएट से जो प्रोफेसर बनते हैं अगेन वो काफ़ी कम हो जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है इस ब्रांच के बारे में कि काफ़ी पहले से देखते आ रहे हैं कि आप देखोगे अगर किसी भी इंस्टीट्यूट का हेड है तो वो आपको अक्सर काय चिकित्सा का पर्सन मिलेगा। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है। और ये सिनेरियो आज से 5-7 साल पहले तो लगभग 100% ट्रू था कि हर जगह आप जाके देख लो पुराने लोग वो काय चिकित्सा के ही आपको मिलेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इस ब्रांच के कॉन्स की तरफ, मतलब जो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। देखो काय चिकित्सा कहते हैं कि लड़कियों का क्रश होता है गायनी और लड़कों का क्रश होता है काय चिकित्सा और सर्जरी। लेकिन अब वो क्रश धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसका एक रीज़न है, या फिर कम हो जाना चाहिए, मुझे लगता है उसका एक रीज़न है कि काय चिकित्सा क्या था। काय चिकित्सा में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। पंचकर्म यही था आपका, मैं जैसे मैंने कहा कि फिजियो वाला पार्ट है पूरा, पैथो वाला पार्ट है पूरा, या फिर शार सूत्र की आप बात कर लो, उस तरह की चीज़ों की बात कर लो। तो भले ही सर्जरी ब्रांच अलग थी, लेकिन काय चिकित्सा में भी इक्वली ये लोग इनको एक्सपोजर मिलता था और अच्छे से सीखते थे वो सारी चीज़ें। ओपीडीज में ये चीज़ें कराई जाती थी, डिपार्टमेंट्स में कोलैबोरेशन होता था, लेकिन अब वो कोलैबोरेशन खत्म होता जा रहा है। अक्सर कॉलेज के टीचर्स में आपस में लड़ाई होती है। तो जो काय चिकित्सा का बच्चा है ना, वो सिर्फ मेडिसिन ओरिएंटेड रह जाता है, उसको बाकी चीज़ें सीखने को इतनी मिलती नहीं है आज के टाइम में, जो रियलिटी है। पंचकर्म तो आपसे बिल्कुल ही अलग हो गया, अगेन वहाँ भी कोलैबोरेशन नहीं रहा इतना, ठीक है। प्लस ब्रांच का और डिवीजन ये कर रहे हैं, अब इन्होंने मानस रोग की ब्रांच अलग कर रहे हैं, तो अब जो मानस वाला पार्ट है वो भी चला गया। तो देखा जाए तो काय चिकित्सा कुछ इस तरह का ब्रांच बना दी है कि जिसके पास सत्ता तो है कहने के लिए, लेकिन पावर्स नहीं है उसके पास कोई भी। तो सारी पावर्स छिन चुकी हैं काय चिकित्सा वालों से। हाँ, अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, आप क्योंकि उस माहौल में रहते हो, हमेशा पेशेंट्स के आसपास रहते हो, तो सीखने के लिए आपको एक इंस्पिरेशन मिलता रहता है, आपको पढ़ने का इंस्पिरेशन मिलता रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी ब्रांच है। दूसरा, अगर आप बिल्कुल सेफ साइड ही खेलना चाहते हो कि भाई मैं तो अपने घर के पास ही रहूँगा, जो भी कॉलेज मिलेगा ज्वाइन कर लूँगा, फ़र्क नहीं पड़ता काय चिकित्सा में ब्रांच मिल रही है, मतलब कॉलेज में मुझे काय चिकित्सा पढ़ाने को मिल रहा है या फिर कुछ और पढ़ाने को मिल रहा है। अब कुछ और पढ़ाने के अपने अलग नुकसान होते हैं, जैसे भविष्य में कोई गवर्नमेंट सीट आती है अगर कॉलेज के अंदर और आप चाहते हो वहाँ पर आपको लिया जाए, तो आपका एक्सपीरियंस कई बार नील काउंट होता है अगर वहाँ पर उस पोस्ट के अगेंस्ट कोई रियल कैंडिडेट आकर क्लेम कर दे। जैसे आप पैथो में पढ़ा रहे हो और आप सोचो अभी भविष्य में कि भाई मेरे पास पैथो का एक्सपीरियंस हो गया 5 साल का 6 साल का, चलो मैं कॉलेज में चलता हूँ, ये सीट आई है वहाँ पर गवर्नमेंट सीट, और इंटरव्यू दे के आता हूँ, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो नील काउंट होगा, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनली एक पर्सन अवेलेबल है जो इसी ब्रांच से है। तो ये कुछ अपना कौन-सा है। खैर, उम्मीद करता हूँ वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो अपनी क्वेरीज मुझे लिख सकते हो, मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो 7037570669 पर, या फिर 9924304547। तो अगली वीडियो में बात करेंगे अगली ब्रांच के बारे में। तो ये सीरीज रहेगी पूरी, मैं कोशिश करूंगा इसको नेक्स्ट 2-3 डेज में फिनिश करने की। दैट्स इट, थैंक यू।